तो आज आप सभी के लिए अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर का पीडीएफ नोट्स वीडियो लेकर आया हूं। और इससे पहले हमने 1 से लेके 4 लेसन तक का पीडीएफ बना के डाल चुके हैं, प्लेलिस्ट बना चुका है और वहां पर जाना है और आपको देखना है क्लास 10th साइंस नोट्स। इस तरह से वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम जितना भी वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, और सारा का सारा नोट्स हम अवेलेबल करवा देंगे बहुत जल्द ही। तो अब आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस नोट्स वीडियो में एक्चुअली में हमने लिखा क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट होता है कुछ यहाँ से कि हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण अभियोगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। यानी हमारे जो आसपास होते हैं वहाँ पर जो होता है, हमारे आसपास जितना भी देख रहे हैं वो तो या तो होगा तत्व होगा, या तत्व मतलब सिंगल किसी एक चीज़ से मिलकर बना हो। मिश्रण मतलब होता है 2-3 चीज़ मिलकर मिश्रित हो गया, ठीक है। इसी रूप में हमें, या यौगिक मतलब शुद्धतम रूप, तत्व का शुद्धतम रूप होता है यौगिक के रूप में उपस्थित रहता है। बात आता है तत्व, यहाँ पर छोटा सा हमने परिभाषा दिया, ऐसे पता जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं, जैसे Na, Au, etc, ठीक है। Na का मतलब होता है सोडियम और सोना इत्यादि। अब बात चल रही है कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली तत्व इससे आज से 1800 ईस्वी में केवल कितना तत्व था। 1800 ईस्वी में केवल 30 तत्व का ही पता चला था, है ना। और अभी देखा जाए तो 118 तत्व, देखो कितना का अंतर है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आता है वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी। हम सिंपल से जानते हैं अगर 1, 2, 3 या 10, 20 रहे तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसकी मात्रा, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिक है उसका वर्गीकरण की आवश्यकता हो जाती है। तो सिर्फ इसी व्यवस्था से तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए हेतु उनको वर्गीकरण किया गया। समझ में आ रही बात? बस कुछ नहीं, उसको आसान बनाने के लिए, ताकि हम एक जैसा जो भी है कैटेगरी वाला तत्व उसको आसानी से हम पढ़ सके, ठीक है। बस सिंपल सा, और कुछ नहीं है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण के, उसके गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण का जो सिलसिला चला। बहुत सारे वैज्ञानिक आए और इसको अलग करना चाहे, लेकिन कुछ ही वैज्ञानिक जो है इस चीज़ पर सफल हो पाए, जिनमें से 1-2 दिन नाम आता है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। आया तो बहुत सारा, लेकिन हम लोग जो है 2-3 ही को नाम रखते हैं याद, क्योंकि वो थोड़ा मोड़ा उस समय के लिए सफल था, इस वजह से हम लोग उसका नाम रखते हैं, ठीक है। चलिए पहला है डोबे रायनर के ट्राइड भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में, ठीक है। ये सन 1817 ईस्वी में जर्मन रसायन जोहान वुल्फगांग डोबे रायनर ने बताया कि, इसका पूरा नाम है, ठीक है। यदि समान गुण वाले 3-3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम यानी आरोही क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। इसे डोबे रायनर का ट्रिक नियम कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखो इसका मतलब ये हुआ, जैसे देखो यहाँ पर ये देख लो, ये 3 एलिमेंट, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 7, 23, 39, ठीक है। लेकिन देखो ये आया कैसे, बीच वाला जो होता है इसका औसत निकालना होता है, ये दोनों को, ऊपर लका और नीचल का। यानी कि हमने ऊपर लका लिया, लिथियम 7 और पोटेशियम 39, दोनों को डिवाइड कर दिया, 23 आ गया, ठीक है। तो यही हमारा 23 जो है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है। उसी तरह हमने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तीनों का फिर उसी तरह से हमने एक ग्रुप बना के इसका एसआर का स्ट्रोंशियम का जो है हमने परमाणु द्रव्यमान निकाला, ठीक है। तो इसका आया 88.5। उसी प्रकार एक और है, यानी कि उन्होंने उस समय जो था कुल 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप को ही उन्होंने उस समय बताया, 9 ही एलिमेंट के बारे में सही ढंग से बताया, ठीक है। यह है क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब आता है इसका दोष, क्योंकि ये उस समय जो बताया गया था, इसका जो थ्योरी आया था उस समय तो ठीक था, लेकिन जैसे ही आगे समय बढ़ा और तत्वों का जानकारी मिला तो फिर ये सही नहीं रह पाया, ये गलत हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं डोवे राइनर के वर्गीकरण की सीमाएं। तो सिंपल सा बात है, क्वेश्चन इसका पॉइंट दिया हुआ है क्या क्या सीमाएं हैं, दोष है। तो उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण त्रिक के आधार पर नहीं हो सका, यह त्रिक नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा। तीसरा, उस समय तक तत्वों में केवल 3 ट्रिक ही ज्ञात हो सके। ठीक है, और आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया, इस वजह से ये फेल हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा है, जो आए थे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। इन्हें संगीत से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसीलिए उन्होंने संगीत के अनुसार ही, जैसे सारे गामा पाधा निशा होता है, उसी के पैटर्न पर, है ना, एलिमेंट को भी रख दिया। ठीक है, इसका भी बहुत हद तक सही था, लेकिन ये भी आगे चल के फेल हो गए। तो सन 1866 ईस्वी में, देखो कब की बात है, सन 1866 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक न्यूलैंड ने, ये इंग्लैंड के निवासी थे, कहाँ थे, इंग्लैंड के, न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में सजाया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान होता है, जैसा कि संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है। इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे लिथियम और सोडियम तत्व के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। जब हम सारे गामा पर बैठाएंगे ना, ठीक है, सा रे गा मा, ठीक है, तो इस पर देखेंगे तो लिथियम और सोडियम जो था एक समान आ जाता है। ठीक है, चलिए इनके भी कुछ सीमाएं थे, ज़्यादा इससे पूछा नहीं जाता है, बस हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक्चुअली है क्या। यह नियम केवल कैल्शियम धातु यानी हल्के तत्वों तक लागू होता है, जैसे ही आगे बढ़ते तो फिर फेल हो जाता है, मैच ही नहीं कर पाता है। नए तत्व के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। ठीक है, तीसरा है, सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुण में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया, जिस वजह से दिक्कतें होने लगी। चलिए आगे हमारे पास है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ठीक है, ये बहुत हद तक, है ना, ये बहुत हद तक कि आज भी लोग जो है माना जाता है कि इन्हीं पर ही आधारित है एक्चुअली, है ना। आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है इसी के अकॉर्डिंग है, मतलब ये जो था बहुत साल तक, 100 साल तक कोई परिवर्तन नहीं आने दिया। ठीक है, 100 साल लगभग बोल सकते हैं 50-60 साल, ठीक है, इन्हीं का चलते रहा वर्गीकरण वाला जो भी हम पढ़ते थे पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद जो आया था हमारे पास, जो आया था मोजले आए थे। ठीक है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में, मेंडलीफ का आवर्त सारणी। तो सन 1869 ईस्वी में मेंडलीफ ने तत्वों को उनके गुणधर्मों, परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलीफ के समय कुल तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीफ का आवर्त नियम तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। ये आप एग्जाम इसका स्टेटमेंट दे सकते हैं, ये वाला, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, दूसरे शब्दों में यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो उनके एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। आगे इस आवर्त सारणी में 6 क्षैतिज पंक्तियां हॉरिजॉन्टल रो है और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी वर्टिकल कॉलम है। ठीक है, आगे है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां या गुण। नंबर 1, अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए, जैसे स्कैंडियम, गैलेलियम तथा जर्मेनियम। आगे है समान गुणधर्म तत्वों को एक साथ स्थान मिल गया। तीसरा है पिछली व्यवस्था को छोड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगने पर इन्हें अलग समूह में
रखा जा सकता था। ये सारे के सारे उनके क्या थे, उपलब्धियां थी। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास है मेंडलीव की आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं। तो तत्वों के समान अध्ययन में सुविधा, सामान्य अध्ययन में सुविधा, यानी कि अध्ययन करने में बहुत ही सुविधा होने लगी। नए तत्वों के विषय में भविष्यवाणी अर्थात नए तत्वों के आविष्कार में सुविधा। तीसरा है तत्वों के यौगिक की प्रकृति की जानकारी। चौथा है अनुसंधान कार्य में सहायता। ठीक है, आगे हमारे पास है मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं, क्योंकि इनका भी कुछ दोष आया। ठीक है, चलिए पहला था हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना हो पाना, इन्होंने हाइड्रोजन का स्थान नहीं बताया था। दूसरा है आइसोटोप यानी समस्थानिक के लिए स्थान उपलब्ध नहीं कराना। अगला 3 नंबर है कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार अनुचित क्रम में सजाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, अब आ जाता है आधुनिक आवर्त सारणी जो आज हम लोग पढ़ते हैं। 1913 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने परमाणु संरचना के अध्ययन के क्रम में परमाणु संख्या की खोज की और बताया कि आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। देखो सभी के सभी क्या परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बता रहे थे, लेकिन इसने इकलौता था जिन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर बताया कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में सजाने से मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष दूर हो गए। ठीक है, वही था, बस परमाणु संख्या के आधार पर बैठा दिया, जो भी उसका दोष था खत्म हो चुका था। ठीक है, अब देखो इसमें उन्होंने जो है समूह को रखा। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है एवं मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8 समूह थे। आवर्त सारणी में 36 कतारों को आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 एवं मेंडलीव के आवर्त सारणी में 6 आवर्त थे। ठीक है, अब आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष आधुनिक। ठीक है, आज के अनुसार उसका क्या दोष था वो हमें बताना है। आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए। ठीक है, जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी है उसके द्वारा ये दूर हो चुका है मेंडलीव के आवर्त सारणी। समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट हो गई अब। ठीक है, समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान पर समान समूह में रह गया। दूसरा जैसे कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है वह निकल से पहले आएगा, यानी कि परमाणु संख्या 28। ठीक है, अब देखो परमाणु नंबर 3 पॉइंट है परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन एवं हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। ठीक है, आगे हमारे पास है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या एक्चुअली होता क्या है, तो परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, है ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। देखो 2 1 2 2 2 3 2 4। देखो ये क्या हो रहा है, लास्ट वाला जो है संयोजकता वाला, ये लास्ट वाला बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर बोला गया आवर्त। आवर्त देखो दू 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 दू, सब में दू दू है। ठीक है, इन सभी तत्वों कोषों की संख्या समान है। ठीक है, आगे है एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। देखिए जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, है ना, पोटेशियम, लास्ट में देखो 1 1 1 1, ये सभी क्या है, समान है। तो सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है, यानी संयोजी, इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आगे है समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है, कोषों की संख्या। देखो जैसे 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। ठीक है, इस तरह से बढ़ते चले जाएगी। आगे है किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जाते हैं। ठीक है, तीसरा है
विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। आगे हमारे पास है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² द्वारा निरूपित की जा सकती है। ठीक है, जैसे कोषों की संख्या को दर्शाता है। जैसे मान लो कि n बराबर 1 है तो 2n², 2 गुना 1² यानी 2 तत्व होगा पहला में। अगर दूसरा में अगर देखा जाए, ठीक है, प्रथम आवर्त में 2। इसी तरह से हम लोग 2, 3, 4, 5, 7 तक में हम पता लगा सकते हैं कि पहला कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा कोष में कितना रहेगा। देखो दूसरा के लिए हम देखो फार्मूला लगाए 2n² वाला, तो 8 तत्व रहेगा। ठीक है, चलिए आगे है आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। तो इसमें संयोजकता को परिभाषित किया गया है। परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहलाती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता का समान रहता है। यानी कि समूह में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो संयोजकता मतलब क्या होता है, समान रहता है। परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 यानी इधर जाएंगे, इधर की ओर पीरियोडिक टेबल में 1 से 4 बढ़ती है और उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा NaMgAlSiPsCl आर्गन। तो ये पहले क्या हुआ, बढ़ा, फिर घटा, फिर 0 हो गया। ठीक है, तो परमाणु अब साइज की बात करते हैं। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु साइज होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, आगे है समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे कि नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। चलिए आगे आता है धात्विक गुण। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है। ठीक है, आगे है धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है अधात्विक गुण। तो अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। अधातुएं आवर्त सारणी में दाएं और बाएं जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अगला हमारा पॉइंट है समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक कम हो जाता है, अधात्विक गुण कम हो जाता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अर्धधातु पाई जाती है। ये कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ अधातुओं के दर्शाते हैं। आगे है धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं जबकि अधातुएं ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। चलिए ये था आपका थ्योरी जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसका इंटरनल जो है आंतरिक जो क्वेश्चन उसको करने वाले हैं। चलिए पेज नंबर 91 का क्वेश्चन है, क्या डोबे राइनर के ट्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं, तुलना करके पता कीजिए। तो कह रहा है हाँ, डोबे राइनर के ट्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में पाए जाते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, दूसरा प्रश्न है डोबे राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। तो डोबे राइनर
के वर्गीकरण की सीमाएं निम्न है। केवल कुछ ही तत्वों को त्रिकों के रूप में रखा जाता है। सभी के बीच के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु के औसत के बराबर नहीं था। अगला हमारे पास है, इसके अंतर्गत केवल 3 ही तत्व का वर्ग बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। देखो सीमा वाला कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए सीमा वाला आप लोग के एग्जाम के व्यू से याद रखना। ठीक है, तो अगला है आंसर है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के निम्न सीमाएं हैं। यह पाया गया कि केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था तथा इसके बाद के 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। तीसरा है, असमान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा गया। नेक्स्ट है, न्यूलैंड ने कल्पना की प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई तत्व पाए गए जिनके अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। चलिए अब आता है 94 पेज नंबर। तो पहला प्रश्न था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइडों के सूत्र का अनुमान कीजिए। K, C पोटेशियम, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र निम्न है। K मतलब प्रथम यानी कि K2O। ठीक है, उसी प्रकार कार्बन वाला देखा जाए CO2, उसी प्रकार A वाला में Al, यहाँ पर L छूट गया है, यहाँ पर L छूट गया है, एल्युमिनियम होगा। ठीक है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड का सूत्र Al2O3। उसी प्रकार सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। ठीक है, उसी पर बेरियम हो जाएगा BaO। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास है गैलियम। अगला प्रश्न है, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। तो 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैंडियम तथा जर्मेनियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। आंसर हो जाएगा, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए उस समय के ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। तो आंसर हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में रखा गया क्योंकि उत्कृष्ट गैस अक्रिय होती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया। तो आंसर हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के अनुसार अलग किया गया। हाइड्रोजन को प्रथम समूह में स्थान दिया गया। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक क्रियाशीलता का पता चलता है। तत्वों को उनके भार के अनुसार भारी हल्के अलग अलग क्रम में रखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है। तो बेरिलियम तथा कैल्शियम दोनों ही मैग्नीशियम की तरह अक्रियशीलता दर्शाते हैं। दोनों के ही बाह्य कोश में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। कहता है, के नाम बताइए 3 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, नंबर B 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, बेरियम और कैल्शियम। तीसरी नंबर है, 3 तत्व जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो, हीलियम, नियोन और आर्गन। अगला प्रश्न है पेज नंबर 100 से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी तत्व जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणु में कोई समानता है। तो आंसर जो हाँ, इन तत्वों के परमाणु में समानता है। इनके बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। इनकी संयोजकता भी समान है। B है,
हीलियम एक हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है, जबकि नियोन की क्रियाशीलता अत्यंत कम है। इनकी परमाणु में कोई समानता है? हाँ, इनमें भी समानता है। दोनों संयुक्ता 0 है तथा इनके बाह्यतम कोश पूर्ण है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? तो लिथियम एवं बेरिलियम धातुएं हैं। अगला प्रश्न आता है 6 नंबर, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषताएं हैं? तो आंसर हो जाएगा गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक और Ag और बी है ना, बेरिलियम। आगे हमारे पास है सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण बेरियम है। चलिए अगला हमारा प्रश्न आता है अभ्यास से, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। अगला है तत्व X HCl सूत्र का वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह में अंतर्गत है? तो Mg। ठीक है। किस तत्व में 2 कोश है तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित है? नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282। नंबर सी कुल 3 कोश है तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। नंबर डी कुल 2 कोश है तथा संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। नंबर ई दूसरे कोश में पहले कोश से 2 गुने इलेक्ट्रॉन है। तो पहला कैंसर हो जाएगा नियोन, दूसरा हो जाएगा मैग्नीशियम, तीसरा हो जाएगा सिलिकॉन, डी का हो जाएगा बोरॉन और ई का हो जाएगा कार्बन। मैच कर लीजिएगा। अगला है 4 नंबर, आवर्त सारणी में बोरॉन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन कौन से गुणधर्म समान है? आंसर होगा नंबर 1 का, आवर्त सारणी में बोरॉन के स्तंभ के सभी तत्वों में 3 संयुक्ता इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आवर्त सारणी के समान कॉलम में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के धात्विक गुण बढ़ता है। तीसरा है आवर्त सारणी के समान कॉलम में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार बढ़ता जाता है। चौथा है आवर्त सारणी के समान कॉलम के सभी तत्व बोरॉन की तरह समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला है बी नंबर, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुण धर्म समान है? आंसर है पहला, आवर्त सारणी में क्लोरीन कॉलम के तत्वों में प्रत्येक में 7 संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा हो जाएगा आवर्त सारणी के समान कॉलम ऊपर से नीचे आने पर गलनांकों एवं कथनांकों में वृद्धि होती है। नंबर 5 है एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी परमाणु संख्या 17 है। नंबर बी, निम्न में किस तत्व के साइज इसकी रासायनिक समानता होगी? जैसे परमाणु संख्या कोष्टक में दी गई है तो हो जाएगा Fe27 के साथ रासायनिक गुण की समानता होगी। आगे है 6 नंबर, आवर्त सारणी में 3 तत्व ABC की स्थिति का निम्न प्रकार है समूह 16 और 17 में। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब बताइए। नंबर ए धातु है या अधातु? ए अधातु है। नंबर बी ए की अपेक्षा सी अधिक क्रियाशील है या कम? तो आंसर हो जाएगा सी ए की अपेक्षा अभिक्रियाशील है। नंबर सी का साइज बी से बड़ा होगा, छोटा, सी का आकार बी से छोटा होगा। नंबर डी तत्व ए के प्रकार के आयनन धनात्मक या ऋणायन बनाएगा। तत्व ए ऋणायन बनाएगा। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के
तत्व है, इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 है, जबकि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,5 है। नाइट्रोजन फास्फोरस से अधिक ऋण विद्युत होगा क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही समूह ऊपर से नीचे की ओर जाने में प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है तथा सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। 8 नंबर प्रश्न है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? तो हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोषों की संख्या उसकी कोषों की संख्या की आवर्त होती है। 9 नंबर है, आधुनिक आवर्त में कैल्शियम परमाणु संख्या 20 के चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित है। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण कैल्शियम के समान है? तो आवर्त सारणी में कार्बन के चारों ओर और 12, 19, 21, 38 परमाणु संख्या वाले तत्वों, इनमें से परमाणु संख्या 21 तथा परमाणु संख्या 38 वाले कणों वाले तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण समान होंगे। अगला आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक की आवर्त सारणी में इस तरह से कॉलम बना के अंतर लिखते हैं। पहला हमारा होगा, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया, जबकि इसको परमाणु क्रमांकों के क्रम में व्यवस्थित किया। दूसरा, इस आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जो कि वर्ग कहलाते हैं। इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जो वर्ग कहलाते हैं। अगला है, इस आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को एक ही स्थान में वर्ग 8 में रखा गया। संक्रमण तत्व वर्ग 3 से 12 तक रखे गए। तत्व के रासायनिक समस्थानिक को उचित स्थान नहीं दिया गया। तत्वों के समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होते हैं अतः इनके स्थान की समस्या नहीं है। 5वां है, रासायनिक रूप से असमानताएं तत्वों को एक स्थान रखे गए। रासायनिक रूप से असमान तत्वों को पृथक पृथक वर्गों में रखा गया। 6 नंबर है, कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा गया। इसमें वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक है अतः यह समस्या उत्पन्न नहीं होती। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।